वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 आया हुआ है, इसका जीके जीएस का हम प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस इसके जा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिव जी की युद्ध नीति क्या थी। तो मुगलों के विरुद्ध जो इस्तेमाल की गई शिव जी की नीति थी वो छापामार युद्ध शिवाजी की नीति थी। छापामार युद्ध। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, छापामार युद्ध को गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह ने भी गुरिल्ला युद्ध की सहायता ली थी, कुंवर सिंह जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था बैरम खां और हेमू के बीच में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो किस गुप्त, तो चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त वन की बात करें तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। इसने महाराज राजधिराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए स्कंद गुप्त की बात करें तो ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति को फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये मैक्सिमम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी व्यक्ति के फांसी की सजा को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका हेग में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हेग में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। और रोम के बात करें तो रोम में FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। लंदन में बात करें तो न्यूयॉर्क में कौन है, यूएनओ है। न्यूयॉर्क में यूएनओ है। और लंदन की बात करें तो यहाँ पे IMU है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जो है ये लंदन में। ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को, ये सारा जो प्रश्न है ये NTPC में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को आप जानते हैं नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से 9 जनवरी को कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो फेडरल रिजर्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का ये रिजर्व केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है।
तो डुरांड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की संयुक्त रेखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कि मनमोहन रेखा किन दो भारत किस किस को जोड़ती है। तो भारत और चीन को के बीच के कौन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट एक है आपका हिंडबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर श्वेत क्रांति की बात की जाए तो ये दुग्ध श्वेत क्रांति जो होता है ये दूध उत्पादन से है। तेल उत्पादन की बात की जाए तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, यानी कि तेल उत्पादन से कह सकते हैं। और पीली क्रांति जो है का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ क्या होता है। क्योंकि वहाँ मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कौन लगाता है। तो रिजर्व बैंक के अलावा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय लगाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं। तो ये प्रतिभूतियों में व्यापार को खुले बाजार की कार्रवाई कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मुद्रा बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार होता है और खुले बाजार की कार्रवाई रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण की नीति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स में डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो ये सारा आप देख लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से दे देते हैं। अब देखिए 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। या 10⁻⁹ नहीं लिख के 1/10⁻⁹ भी लिख सकता है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ किस में होगा, तो ऑप्शन डी में होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। तो इसके बीच का कोण क्या होगा, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा क्योंकि cos 90 डिग्री ही 1 होता है तो ही विस्थापन होगा। अगर cos 0 डिग्री का मान 0 होता है तो cos 0 जहाँ जो होगा मामला सारा 0 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसकी कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है। देखिए एक द्रव की बूंद संयोजित होती है इसलिए इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र निर्भर करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस घटना को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए द्रव के अंदर के अणु संसंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है जिससे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। और द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ को उसके नीचे वाले अणु अपने ओर खींचते हैं
जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन कथन ए है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। ये बात दोनों सही है। जब दोनों सही है तो कथन ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि हमेशा आभासी और सीधा होगा। क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, एक और कांच में पॉलिश किया जाता है तो समतल प्लेट तो पूरा समतल दर्पण कहलाता है। और समतल द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। आप देखिएगा ना, आभासी दिखेगा और सीधा आपका उल्टा भी दिखता है ना, दाहिने कान आपको बाएं कान की तरफ, इस तरीके से होता है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखने, आईना देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, देखिए r बराबर क्या होता है, f बाई r बराबर 2f होता है। रुकिए क्या होता है, r बराबर 2f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, r/2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। तो आवृत्ति में और कालावधि में अंतर है t बराबर 1/एफिशिएंसी का। ठीक है, कंपन करने वाले वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे ही उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति को अगर हम इस तरीके से डिनोट कर दें तो आवर्तकाल या कालावधि टाइम क्या हो जाएगा, t बराबर 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। ठीक है, 10 मिनट का मतलब जानते हैं कितना होता है, 10 गुना 60 यानी कि 600 सेकेंड। 600 सेकेंड हो गया, तो I कितना हो गया आपके पास, 0.6 इंटू 600। 600 का मतलब हो गया आपका 36 यानी कि 360 कूलम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो दक्षिण दिशा में एक समान स्थिति में झुका होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर दक्षिण दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस, बारकोड रीडिंग, माइक्रोवेव ओवन, कटिंग और ड्रिलिंग, फिजियोथेरेपी, यानी किस में लेजर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए माइक्रोवेव ओवन में लेजर टेक्निक नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी में क्या किया जाता है, लेजर टेक्निक यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना।
तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। Ca का 40 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुना 2 यानी कि 40 प्लस 16 दूना 32 प्लस 2 32 34, ये आपका हो जाएगा 74। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो विलायक कितना है, जल का द्रव्यमान यानी विलायक 320 ग्राम है। लवण ये क्या है, लवण विलेय है द्रव्यमान में, वो कितना है 36 ग्राम है। तो 320 और 36 इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 356 ग्राम। कितना आ जाएगा 356 ग्राम। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान में परसेंटेज में सांद्रता हमको निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान बट्टा बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना, विलेय कितना है, लवण है विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान बट्टा टोटल द्रव्यमान, टोटल यानी कि बिलियन का कुल द्रव्यमान 356 है, गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, बस इसको काट पीट देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.11%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन आरोपित बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नाभिकीय बल क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल नाभिकीय बल कहलाता है, यही कहलाता है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, इसलिए अब मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो खुद लाइक करेंगे। नेक्स्ट, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डैश अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है NaCl प्लस H2। बात को समझिएगा, जब भी साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड आवर्त में हैं। सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 8 होते हैं, 2 8 8 18, 2 8 2 8 8 18। सेकेंड और थर्ड में कितने तत्व हैं, तो 8 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हीरा क्या है, एक पारदर्शी रत्न होता है और यह रासायनिक रूप में कार्बन का शुद्धतम रूप भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक भी है। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। सही या गलत बताना है हमको कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, गुणसूत्र कारक का वाहक है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखा के अनुरूप है। ठीक है, इसको सही से समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए
आपका मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, ये सही है। ठीक है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। लेकिन मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, ये गलत है। यानी कि केवल कथन ए और बी सही है और सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि टैकीग्लॉस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो ये टैकीग्लॉस जो है ये सरीसृपों और स्तनधारियों के लिए एक कड़ी संयोजक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। टैकीग्लॉस को एकिडना भी कहते हैं। एकिडना क्या होता है? स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ठीक है। इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि डक बिल प्लेटिपस, इनके पास स्तनधारी के लक्षण होते हैं जैसे बाल, स्तन ग्रंथि और डायफ्राम, इन सभी के पास होता है। नेक्स्ट, श्लेष्मा झिल्ली को सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यह श्वसन के सूजन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट, वास डिफरेंस डैश से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो कौन जुटता है जी? तो मूत्राशय। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब का ये एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ठीक है। मूत्राशय वह आंतरिक अंग होता है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्रों को इकट्ठा रखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो पेड़ की आयु की गणना वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर की जाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का जलावतरण किसने किया है? तो किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुकूलन के लिए किया जा सकता है। ये थे, तो अब तो डॉक्टर हर्षवर्धन हट गए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मनाने का निर्णय लिया गया है? तो कब से कब तक मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच मनाने का लिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो जय शाह कर रहे हैं, ये अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं उनके लड़के हैं, तो ये करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और जय शाह जो बीसीसीआई के सचिव भी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन से देश होगा? तो फोकस कौन सा देश होगा? तो ये आपका बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। फोकस देश सिनेमाई उत्कृष्ट और योगदान का चिन्हित करता है और 51वें में IFFI में इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र तट पर आरंभ हुई तटीय रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो तटीय अभ्यास का नाम क्या है? सी विजिल 21।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नील सिंहान का निधन हो गया, ये कौन थे? तो नील सिंहान का निधन हो गया, ये पत्रकार और लेखक दोनों थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील सिंहान का निधन हो गया। इन्होंने 1962 से 66 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था। और 1989 में ए ब्राइट शाइनिंग लाइट, जॉन पॉल वन और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट कौन लॉन्च करेंगे? तो ये कौन लॉन्च करेंगे? नितिन गडकरी जी लॉन्च करेंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख कौन होंगे? तो प्रमुख कौन होंगे? RS शर्मा जी होंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। RS शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम गठित की गई है। मेगा टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले ये कदम उठाया गया था। इसका गठन अगस्त 2020 में किया गया था और स्वास्थ्य मंत्रालय और UIDAI के शीर्ष अधिकारी सशक्त समिति का हिस्सा भी हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।